Greetings, everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स है that we are discussing today. So the first article is on the aspects of green hydrogen. So यहाँ पर बात करेंगे first of all कि हाइड्रोजन होता क्या है, किस किस तरीके के हाइड्रोजन होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, टर्कोस हाइड्रोजन. तो हर एक हाइड्रोजन का जो कलर स्पेक्ट्रम है वो किस चीज़ के लिए है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या है उसके नुआंसेस. इसके समझने के बाद देन वी लुकिंग ऑन कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है ग्रीन हाइड्रोजन के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ग्रीन हाइड्रोजन के, क्या क्या इम्पैक्ट्स है, एंड व्हाट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दैट वुड बी लुकिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. Then we'll be moving to our second article that is on the aspects of draft norms जो कि बनाया गया है to allow the foreign universities to set up campuses in India. So यहाँ पर बात करेंगे कि जो NEP 2020 के अंदर काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे. उन रिकमेंडेशंस में से वन ऑफ द रिकमेंडेशन वाज दिस वन जहां पर हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर रहे हैं कि वो कैंपसेस इंडिया में बनाए. तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, दैट वुड बी लुकिंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. देन एंड एज यूजुअल द थर्ड वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first article that is on the aspects of green hydrogen. अब ये जो green hydrogen है, it has been an important topic for a quite a long time. काफी सारे इसके nuances हैं, काफी सारे research हो चुके हैं इसमें, काफी सारे challenges निकल के आए उसमें से, काफी सारे opportunities निकल के आए. So इसको basic एक UPSC के perspective से देखते हैं, basic से start करते हैं. So the first thing that you need to understand here, इसकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज कलरलेस इन द नेचर. हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता. बट क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के काफी सारे तरीके हैं और उन्हें डिफरेंशिएट करना है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसीलिए ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से प्रोड्यूस किए गए हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसको नाम दे दिया. फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप हाइड्रोजन बना रहे हो तो उसको आप ग्रीन हाइड्रोजन का नाम देते हो. दूसरा प्रोसेस है तो उसको आप ब्राउन हाइड्रोजन का नाम देते हो. बट दैट डजंट मीन कि जो हाइड्रोजन है दैट इज ग्रीन और ब्राउन इन द कलर. हाइड्रोजन एज एन गैस इज कलरलेस इन द नेचर. अब देखते हैं कौन से कलर्स होते हैं हाइड्रोजन के, या कौन से कलर्स हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंशिएट. तो द फर्स्ट टर्म इज द ग्रीन हाइड्रोजन. अब ग्रीन हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोजन होते हैं जो कि आप सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर, और इसके थ्रू बनाए गए हाइड्रोजन को आप कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन. तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आप एक बीकर ले लेते हो और इस बीकर में आप नॉर्मल जो वाटर है दैट इज H2O, नॉर्मल वाटर आप भर देते हो, और इसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रोड्स रख देते हो, और इन इलेक्ट्रोड्स में आप एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी आता है दैट इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. प्लीज रिमेंबर दैट एक्चुअली इट इज सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. और यहाँ पर जब इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी आता है सो वन इलेक्ट्रोड वुड बी पॉजिटिव, वन इलेक्ट्रोड वुड बी नेगेटिव. और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो आपका एफिनिटी है या ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है दैट वेरीज, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में होगा, कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड में होगा, और इसके कारण जो आपका वाटर है, वाटर स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और ये जो ऑक्सीजन है ये एक आपके इलेक्ट्रोड से रिलीज होता है, आपकी जो हाइड्रोजन है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के साइड से रिलीज होता है, और ये हाइड्रोजन को आप कैप्चर करते हो, और इस टाइप के हाइड्रोजन को आप कहते हो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन. The second type of hydrogen is known as the blue hydrogen. अब ब्लू हाइड्रोजन क्या है, सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ पर सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से यूज कर रहे हैं, अगर आप नेचुरल गैस यूज करते हो देन इट इज नॉन एज ब्लू हाइड्रोजन, जहां पर एक प्रोसेस होता है थ्रू विच यू प्रोड्यूस, एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्टीम रिफॉर्मिंग. सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The third type of hydrogen is the gray hydrogen. So gray hydrogen क्या होता है? So please remember gray hydrogen सबसे कॉमन फॉर्म होता है हाइड्रोजन का, जहां पर आप क्या करते हो, नेचुरल गैस यूज करते हो या मीथेन यूज करते हो, और स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन के थ्रू आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो. सो जो ब्लू हाइड्रोजन है इट इज मच मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन. देन अगर आप इस प्रोसेस में अगर आप आपकी फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउन कोल यूज करते हैं, अगर आप कोल लिग्नाइट यूज करते हैं, देन द हाइड्रोजन दैट यू प्रोड्यूस इज नॉन एज ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन. कुछ लिटरेचर में आपको ब्राउन हाइड्रोजन मिलेगा, कुछ लिटरेचर में आपको ब्लैक हाइड्रोजन मिलेगा, बट मोर और लेस बोथ ऑफ देम आर सेम इन द नेचर. Then another type of hydrogen is the pink hydrogen. So pink hydrogen क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहे हो, अगर इसी के जगह में अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं देन इट इज नोन एज पिंक हाइड्रोजन.
Another one is the turquoise hydrogen. Turquoise hydrogen में क्या होता है? Turquoise hydrogen में you basically use a process called methane pyrolysis और methane pyrolysis के through आप हाइड्रोजन बनाते हैं. Similarly, you are having yellow hydrogen also जहां पर आप सोलर पावर पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस काफी तरीके के हो सकते हैं. आपके सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, बट अगर प्योरली आप सोलर पावर यूज करते हैं, देन इट इज नॉन एज yellow hydrogen. So yellow hydrogen is much more refined version of green hydrogen. And the last one is the white hydrogen. That is what white hydrogen वैसे हाइड्रोजन होते हैं जो कि आप आपके एनवायरमेंट में पाए गए हाइड्रोजन को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी जो जियोलॉजिकल हाइड्रोजन है जो कि आपके डिपॉजिट्स में होते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ये जो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको आप क्रैक करते हैं एंड इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैकिंग. और इस फ्रैकिंग के थ्रू जो हाइड्रोजन निकल के आता है उसको आप यूज करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाइट हाइड्रोजन. अब देखते हैं कि क्या क्या है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. अगर एडवांटेजेस की बात करें सो दे आर 100% सस्टेनेबल. यस, ऑफ कोर्स, नो डाउट इन दैट. उसे आप अच्छे से तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इट इज वर्सेटाइल ऑल्सो. इससे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या सिंथेटिक गैस में, और आप उसे कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या मोबिलिटी पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. द सेम टाइम इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ हाई कॉस्ट. हाई कॉस्ट क्यों? क्योंकि दिस इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी. जब भी आप नए टेक्नोलॉजी बनाते हो तो आपको काफी सारे चेंजेस जो है वो करने होते हैं, रेट्रोफिट करना होता है इंडस्ट्री को, रेट्रोफिट करना होता है पाइपलाइंस को, एंड दैट कम्स एट अ वेरी बिग कैपिटल कॉस्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये हाई एनर्जी कंजम्पशन. काफी सारे स्टडीज ने ये दिखाया है कि जो आप प्रोड्यूस करते हो हाइड्रोजन को जनरली, इस प्रोडक्शन में ही काफी सारे एनर्जी जो है आप यूटिलाइज कर रहे हो, मोर देन द एनर्जी जो कि आप फ्यूल्स के थ्रू प्रोड्यूस करते वक्त आप यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा एनर्जी आप यूज करते हो जब यू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन. सो यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है, बट सिंस दिस एनर्जी इज कमिंग आउट ऑफ द सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखता नहीं है. The third one is the safety issues. क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज हाईली वोलेटाइल, वो फ्लेमेबल भी होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट करते वक्त आपको बेटर प्रिकॉशंस लेने होते हैं, उसको आप लॉजिस्टिक्स में ले जाते वक्त आपको बेटर प्रिकॉशंस लेने होते हैं. दैट इज अनदर इशू. अब देखते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स. द फर्स्ट इम्पैक्ट इसके, आप इस इलेक्ट्रिसिटी को आप ड्रिंकिंग वाटर जनरेटर के यूज कर सकते हो, आप मोबिलिटी पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो. सो दैट इज द फर्स्ट इम्पैक्ट एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. इसके साथ साथ आप एनर्जी स्टोरेज के लिए भी इसे यूज कर सकते हो. आप कंप्रेस करके जो हाइड्रोजन टैंक्स है उसको आप कहीं ना कहीं एक बैटरी के तौर पर यूज कर सकते हो, जो कि आप लॉन्ग टर्म तक एनर्जी कहीं ना कहीं आप स्टोर कर सकते हो. एंड द थर्ड वन इज इज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी. जो आपकी जो हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप कहीं ना कहीं आपके कार्स में, आपके ट्रक्स में, आपके शिप्स में, आपके वेसल्स में यूज कर सकते हो, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो आप एमिट कर रहे हो उससे आप कम करें, उसकी जो एमिशन है उसको आप कम करें, और क्लाइमेट चेंज जो है उससे आप कम करें. अब बात करते हैं व्हाट इज दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका जिक्र आज के आर्टिकल में किया गया है. सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस स्पीच इन द ईयर 2021. इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है? द मेजर ऑब्जेक्टिव इसकी, वो बनाना चाहते हैं इंडिया को एक ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और इसके लिए वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, वो डीकार्बोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजीज हैं उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. और जब भी आप नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हो, एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पर जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें एक मेजर पुश देना चाहता है, और सब्सिडी प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं. और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है? दिस इज कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. और इसमें एक मेजर एम्फोसिस जो है दैट इज ऑन दी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट प्रोग्राम, या जिसे कहते हैं साइट. तो साइट में क्या कर रहे हैं? साइट में हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाए. जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है जिसकी जरूरत है ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए, उसकी जो प्रोडक्शन है उसे हम बढ़ा पाए, उसमें R&D जो है वो ला पाए. और इसके साथ साथ जब ये सब मेजर्स करते हो, सो यू मेक श्योर कि जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस है उसे आप कम कर रहे हैं, और उसकी जो आपकी जितनी भी ऑब्लिगेशंस है वो भी आप फुलफिल कर रहे हैं. सो विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन दी यूजीसी's ड्राफ्ट नॉर्म, जहां पर वो अलाउ कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज को टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया.
ये जो विजन है जहां पर हम लोग चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो पाए, ये विजन वाज एनविसाइज्ड इन दी एनईपी, दैट इज दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ईयर 2020। अब इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऐसे टॉप 100 कैटेगरीज के यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द ग्लोब, वैसे यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस क्या करें वो इंडिया में खोले, दैट इज द मेजर एम ऑफ दिस मेजर। अब इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं, कंसर्न्स भी है। लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स फर्स्ट। पहला बेनिफिट क्या होगा कि इट वुड एनकरेज कंपटीशन। जब काफी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आएंगे तो अपने एनआईटीज, आपके आईआईटीज, गिफ्ट्स और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, वो भी अपने क्वालिटीज जो है वो इंक्रीज करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। सेकेंड वन, इट वुड प्रमोट न्यू आइडियाज। ऑफ कोर्स जब आपके बाहर के यूनिवर्सिटीज आएंगे तो बेटर करिकुलम होगा, बेटर पेडागोगी होगा, पढ़ाने का तरीका जो है वो इंप्रूव होगा। थर्ड वन इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बिजनेसेस। आप जो बेटर आपके जो प्रैक्टिसेस है जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज यूज करते हैं, उस प्रैक्टिसेस को आप समझ पाओगे, उससे आप अपने में इनकलकेट कर पाओगे। एंड इस सब में क्या होगा, इस सब में आप स्किल जनरेट करोगे, आपकी जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उससे भी आप यूज करोगे ताकि वो आए, वो अट्रैक्ट हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, you would get a help in reducing the फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, और इसके थ्रू आपकी जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स में एक ह्यूज बूस्ट मिलेगा। बट इसके साथ साथ काफी सारे कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न ये है कि इट इज नॉट इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वो सालों साल से वो आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में वहीं पे बस चुके हैं, उनके एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एक करिकुलम है, उनका एक वे ऑफ टीचिंग है जो कि उस कंट्री के अकॉर्डिंगली मॉड्यूल्ड है। और सडनली कहना कि आप इंडिया में आए, इंडिया में कैंपसेस खोले, इट वोंट बी वेरी मच इजी टास्क। इंडिया में काफी सारे सब्सिडीज प्रोवाइड करवाने होंगे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने होंगे, तभी वो आएंगे। Second one is that there would be an issue of dilution of standards of teaching. ये श्योरिटी यहां पर हम लोग ये नहीं दे सकते कि आपकी जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है ग्लोब का। बट हम ये नहीं कह सकते स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के अगर वो ब्रांचेस खोले इंडिया में, सो इंडिया में भी आपका सेम क्वालिटी होगा, आपके जो टीचर्स होंगे वो सेम क्वालिटी के होंगे। दैट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन एश्योर। ये एक अनदर इशू। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट बिगेस्ट इशू इज द ब्यूरोक्रेसी। जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि इतना स्ट्रेंथन है इंडिया में, that won't be becoming a very much boost or very much helpful for attracting the foreign investment या attracting the foreign universities। क्योंकि वो देखेंगे कि उनके कंट्रीज में उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो बेटर है। इंडिया में जो पेपर वर्क की जरूरत होती है, इंडिया में जो रेड टेपिज्म है, दैट इज ह्यूज इन कंपैरिजन टू देयर। तो इसीलिए अट्रैक्ट करने में द मेजर हर्डल इज द ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the aspects of free trade agreement. The second question is regarding the aspects of National Commission for Scheduled Tribes. Again, both these questions are based on the current affairs. So in questions को attempt करें, और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो PDF है, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। as well as जो PPT है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you will get a link in the video's description also. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.